स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमने अपने पिछले डिस्कशन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 4 स्टेट्स सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के बारे में जाना, जहां हमने उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, माउंटेन्स, रिवर्स और वहां मिलने वाले मिनरल रिसोर्सेज को भी ठीक से समझा। अब हम अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 4 और स्टेट्स के बारे में जानेंगे, जो है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ट्रेस करें तो हम पाएंगे कि ये 8 स्टेट्स मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 2,62,184 स्क्वायर किलोमीटर्स का रीजन कवर करती हैं, जो भारत के टोटल लैंड एरिया का 8% है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रीजन वेस्ट में नेपाल के साथ 97 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह नॉर्थ में चाइना के साथ 1395 किलोमीटर्स का, नॉर्थ वेस्ट में भूटान के साथ 455 किलोमीटर्स का, ईस्ट में बर्मा यानी कि म्यांमार के साथ 1640 किलोमीटर्स का और साउथ वेस्ट में बांग्लादेश से 1596 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कुल मिलाकर 5182 किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए अब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक अटेम्प्ट को अच्छी तैयारी के साथ देना चाहते हैं, तो यूपीएससी का फाउंडेशन P2 यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आपके लिए है। दोस्तों, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Life का। इस बैच के बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम के ईस्ट में हमें नागालैंड देखने को मिलता है, जो कि 1963 में एक स्टेट बना। नागालैंड अपना ईस्टर्न बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नागालैंड मोस्टली माउंटेनियस स्टेट है, जहां के नागा हिल्स ब्रह्मपुत्र वैली के ईस्टर्न एज से उठकर लगभग 610 मीटर्स की एलिवेशन ले लेते हैं, जबकि नागा हिल्स के साउथ ईस्ट एज पर इनकी हाइट बढ़कर ऑलमोस्ट 1800 मीटर्स की एवरेज एलिवेशन ले लेती है। नागालैंड में स्थित माउंट सारामती 3841 मीटर्स की हाइट पर स्टेट की हाईएस्ट पीक भी है। यहीं पर नागा हिल्स पतकाई रेंज से मर्ज होकर बर्मा के बॉर्डर फॉर्म करती हैं। वहीं अगर हम नागालैंड की रिवर्स की बात करें तो यहां हमें नॉर्थ में दोयांग और धीपू रिवर्स देखने को मिलती हैं, जबकि साउथ वेस्ट में बराक रिवर पूरे नागालैंड को डाइसेक्ट करती है। वहीं अगर हम नागालैंड की सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो यहां भी हमें असम की तरह एलुवियल, लेटराइट, पिडमॉन्ट और हिल सॉइल देखने को मिलती है। इसके साथ ही नागालैंड में हमें तंकी नेशनल पार्क और 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, नागालैंड के साउथ में स्थित मणिपुर स्टेट 1972 में स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश हुई और इसकी कैपिटल इम्फाल मणिपुर के ईस्टर्न बॉर्डर्स म्यांमार से लगी हुई है। और यदि हम मणिपुर के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो यहां हमें बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट फिजिकल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है सराउंडिंग रग्ड हिल्स और दूसरा है वैली, जिसमें हमें फ्लैट प्लेन्स भी देखने को मिल जाते हैं। यही कारण है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी माउंटेन से घिरी एक ओवल शेप्ड वैली में स्थित है। मणिपुर को सराउंड करने वाले हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में नागा हिल्स, ईस्टर्न म्यांमार बॉर्डर पर ईस्ट मणिपुर हिल्स, साउथ में मिजो और चिन हिल्स, वेस्ट में वेस्ट मणिपुर हिल्स। ऐसे में लगभग चारों ओर से माउंटेन रेंजेस से घिरी मणिपुर की वैली को ये रेंजेस न केवल नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड से बचाती हैं, बल्कि बे ऑफ बंगाल से आने वाली साइक्लोनिक एक्टिविटी से भी सुरक्षित रखती हैं। वहीं अगर हम मणिपुर के ड्रेनेज सिस्टम पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ हमें 4 मेजर रिवर बेसिन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है बराक रिवर बेसिन, जो वेस्ट मणिपुर में स्थित है। यहाँ हमें मणिपुर की लार्जेस्ट रिवर बराक देखने को मिलती है, जो कि मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होती है। मणिपुर का दूसरा रिवर बेसिन मणिपुर रिवर है, जो सेंट्रल मणिपुर में देखने को मिलती है। इसके बाद मणिपुर का तीसरा रिवर बेसिन ईस्ट मणिपुर में यू रिवर बेसिन के रूप में देखने को मिलता है। वहीं फोर्थ रिवर बेसिन लानिया रिवर बेसिन के एक पोर्शन के रूप में नॉर्थ मणिपुर में देखने को मिलती है। इसी तरह अगर हम मणिपुर की सॉइल की बात करें तो यहाँ की अलग अलग इलाकों में हमें रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्राउन सॉइल, लेटराइट सॉइल और सैंडी सॉइल पाई जाती हैं। मगर आमतौर पर मणिपुर की सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल और ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ राइस, मेज, ऑयल सीड्स की खेती करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मणिपुर की लोकटक लेक यहाँ के सेंट्रल प्लेन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये लेक एक फ्रेश वाटर लेक है।
जो यहाँ की मणिपुर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के डिस्चार्ज से फिट है। यही कारण है कि इस लेक का साइज सीजन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। लोकटक लेक अपने फ्युमदीज के लिए जानी जाती है। ये फ्युमदीज वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर का एक हेट्रोजीनियस मास है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो देखने में एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं, और ये केवल लोकटक लेक में ही पाए जाते हैं। यहाँ मौजूद केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क के रूप में दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही शिरुई नेशनल पार्क यहाँ का दूसरा नेशनल पार्क है। इसी तरह मणिपुर में 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मौजूद हैं। वहीं मणिपुर के साउथ वेस्ट की ओर बढ़ने पर हमें मिजोरम देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट में बांग्लादेश और ईस्ट में म्यांमार के बीच सैंडविच्ड है। मिजोरम 1987 में स्टेट बना और इसकी कैपिटल आइजवाल है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इंडियन स्टेट्स के बीच अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड लोएस्ट रैंक पर आता है। मिजोरम की टोपोग्राफी भी रोलिंग हिल्स, वैलीज, रिवर्स और लेक से भरी हुई है। अगर हम गौर करें तो मिजोरम में ऑलमोस्ट 21 मेजर हिल रेंजेस और पीक्स मौजूद हैं, जिनका एवरेज एलिवेशन वेस्ट में 1000 मीटर से लेकर ईस्ट में 1300 मीटर्स तक है। हालांकि मिजोरम की कुछ पीक्स 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। उदाहरण के लिए ब्लू माउंटेन्स के नाम से फेमस मिजोरम की फंगफुई लैंग पीक की ऊंचाई 2210 मीटर्स है। साथ ही मिजोरम में ही हमें ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज के आधार पर देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, जहां का 84.53% एरिया फॉरेस्टेड है। मिजोरम में कुछ इंटर कंट्री रिवर्स भी मौजूद हैं, जो म्यांमार से आकर मिजोरम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती हैं। मिजोरम की बिगेस्ट रिवर चिमतुईपुई या फिर कालादान रिवर है, जो म्यांमार के चिन स्टेट में ही ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा नदन मिजोरम में फ्लो होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स लोंग, तुत, तुई रियाल और तुई वावल भी आगे जाकर बराक रिवर में ज्वाइन हो जाती हैं। दोस्तों, मिजोरम अपनी लेक्स के लिए भी जाना जाता है, जहां मिजोरम की सबसे बड़ी लेक पलाक लेक लगभग 74 एकड़्स में फैली हुई है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इस लेक की तलहटी में एक विलेज बसा हुआ है, जो कि अर्थक्वेक की वजह से इस लेक में सबमर्ज हो गया था। इसी तरह से आइजवाल से 85 किलोमीटर दूर स्थित तामदिल लेक को लेकर भी यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसका ओरिजिन मस्टर्ड प्लांट के काटने से हुआ है। यही कारण है कि इसका नाम तामदिल यानी कि मस्टर्ड प्लांट लेक भी है, जो आज यहाँ का एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। साथ ही मिजोरम में हमें रेड लेट्राइटिक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्राउन हिल सॉइल देखने को मिलती हैं, जिनमें आयरन का कंटेंट काफी हाई है। वहीं मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फंगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी मौजूद हैं। इसी कड़ी में 7 सिस्टर्स की आखिरी मेंबर हमें त्रिपुरा के रूप में देखने को मिलता है, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 1972 में स्टेट बना और इसकी कैपिटल अगरतला है। ये सिक्किम के बाद भारत की 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। ऑलमोस्ट एक सिंगल स्ट्रिप के थ्रू इंडिया से जुड़े त्रिपुरा में भी हमें बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह ही हिल, वैली और प्लेन का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जहां नॉर्थ से साउथ तक हमें प्राइमरीली 5 हिल रेंजेस देखने को मिलती है: बारामूरा, अथारामूरा, लोंगथराई, शखन और जम्पुई हिल्स। जहां जम्पुई रेंज की पीक पर स्थित बैटलिंग शिब त्रिपुरा की हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई 939 मीटर्स की है। त्रिपुरा की इन हिल रेंजेस से बहुत सी रिवर्स ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश तक जाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से खोवई, धलाई, मनु, जोरी और लोंगाई रिवर्स नॉर्थ में, गोमती रिवर वेस्ट में और मुहुरी और फेनी रिवर साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। इनके अलावा त्रिपुरा में स्थित रुद्रसागर लेक भी यहाँ की इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है, जिसको रामसार रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। इसी तरह अगर हम त्रिपुरा की सॉइल की बात करें तो यहाँ लोमी रेड सॉइल, लेट्राइटिक सॉइल और रिवर बेड के अलॉन्ग एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं। त्रिपुरा में बाइसन या राजबाड़ी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सभी 8 स्टेट्स को एक एक कर जाना। चलिए अब हम पूरे रीजन के क्लाइमेट और यहाँ के फ्लोरा और फौना को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकेशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि पूरा रीजन मिजोरम के सदर्न मोस्ट टिप पर तकरीबन 21 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ मोस्टर्न टिप पर लगभग 29 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच बसा हुआ है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टोपोग्राफी या यहाँ के लैंड सरफेस के फॉर्म्स एंड फीचर्स की बात करें तो हम पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को फिजियोग्राफिकली ईस्ट हिमालयाज और पतकई हिल्स और ब्रह्मपुत्रा एंड बराक वैली प्लेन्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसके चलते यदि हम यहाँ की एलिवेशन पर गौर करें तो यहाँ हमें ऑलमोस्ट सी लेवल से लेकर नॉर्थ में 7000 मीटर्स तक के ऑल्टीट्यूड देखने को मिलती है। इसी के चलते हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्लाइमेट में हाई रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलती है। हेंस यहाँ के ज्यादातर हिस्से में हमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहाँ
हॉट ह्यूमिड समर्स, सिवियर मॉनसून्स और माइल्ड विंटर्स एक्सपीरियंस की जाती हैं। जबकि इसके उलट हिमालयाज की एलिवेशन की वजह से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हमें माउंटेन क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहां के क्लाइमेट में कोल्ड स्नोई विंटर्स और माइल्ड समर्स ही देखने को मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्लाइमेट में ये वेरिएशन हमें यहाँ के डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से देखने को मिलती है। नॉर्थ में मौजूद हिमालयन रेंजेस, साउथ के मेघालयन प्लेट्यू और ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के हिल्स यहाँ के क्लाइमेटिक वेरिएशन के लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ एक और नॉर्थ के माइटी हिमालयन रेंजेस सेंट्रल एशिया से आने वाली ड्राई एंड कोल्ड विंड्स को नॉर्थ ईस्ट रीजन में आने से रोकते हैं, जबकि दूसरी ओर बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होने वाली मॉनसून विंड्स नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करती हैं। यहाँ की माउंटेन रेंजेस के स्पेसिफिक अलाइनमेंट की वजह से इस रीजन में फंसकर माउंटेन रेंजेस के सदर्न स्लोप्स में हैवी रेनफॉल होती है। और दोस्तों, इन हवाओं की इस टनलिंग के कारण ही मेघालय में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी दुनिया की वेटेस्ट प्लेसेस में से एक हैं, जहां हर साल ऑन एन एवरेज 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की बारिश होती है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन और क्लाइमेट यहाँ के ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जहाँ खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मौजूद कुछ माइटी हिमालयन रेंजेस में हमें पर्मा फ्रॉस्ट या साल भर बर्फ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर भी कंसिस्टेंटली लो बने रहते हैं। दोस्तों, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने ईस्टर्न हिमालयाज को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए क्रिटिकल लैंडस्केप्स माने जाने वाले ग्लोबल 200 इको रीजन्स में शामिल किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रीजन लगभग 10,000 प्लांट स्पीशीज, 300 मैमल स्पीशीज, 977 बर्ड स्पीशीज, 176 रेप्टिलियन स्पीशीज, 105 एम्फीबियंस और 269 फ्रेश वाटर फिश का होम है। नेचुरल फ्लोरा और फौना के लिहाज से इस रीजन की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को समझते हुए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने ईस्ट हिमालयन हॉटस्पॉट को अपस्केल करते हुए नॉर्थ ईस्ट की सभी 8 स्टेट को इसमें इंक्लूड कर लिया है। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इस रीजन को राइस जर्मप्लाज्म यानी कि जेनेटिक रिसोर्स मटेरियल के सेंटर के रूप में भी आइडेंटिफाई किया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने इस बात को हाईलाइट किया है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्रॉप प्लांट्स के वाइल्ड रिलेटिव्स, सिट्रस फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स की भी अनगिनत और इंडेंजर्ड वैरायटीज पाई जाती हैं। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फॉरेस्ट कवर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज के मामले में देश की टॉप 5 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही हैं, जिसमें मिजोरम का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 84.53%, अरुणाचल प्रदेश का 79.33%, मेघालय का 76%, मणिपुर का 74.34% और नागालैंड का 73.90% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है। यही नहीं, यहाँ के सभी 8 स्टेट्स का फॉरेस्ट कवर टू ज्योग्राफिकल एरिया का रेशियो 60% से ज्यादा है। साथ ही इस रीजन की बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इस रीजन में 51 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन्हें 6 मेजर टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है, जो हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ के फॉरेस्ट में फ्लावरिंग प्लांट्स की 15,000 में से 8,000 स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के मामले में खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये डाइवर्सिटी केवल वेजिटेशन या फ्लोरा के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ हमें वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। यही कारण है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने असम प्लेन्स और ईस्टर्न हिमालयाज को एंडेमिक बर्ड एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की 15 से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिनमें हुलॉक गिब्बन, स्टंप टेल्ड मैकैक, पिग टेल्ड मैकैक, लंगूर, गोल्डन लंगूर, हनुमान लंगूर और रीसस मंकी प्रमुख हैं। साथ ही वन हॉर्न राइनोसरस यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंडेंजर्ड स्पीशीज तो है ही। इसके अलावा हमें यहाँ एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट, मार्बल्ड कैट, बंगाल फॉक्स इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से WWF ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4 प्रायोरिटी इको रीजन्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें पहला है ब्रह्मपुत्र वैली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, तीसरा है ईस्टर्न हिमालयन सब एल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट और चौथा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार पाइन फॉरेस्ट। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सभी स्टेट्स की टोपोग्राफी या लैंड फीचर्स में हमें हिल्स और रिवर्स वैलीज का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता
मिलता है। मगर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सिक्किम को छोड़कर भारत का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया का एक मेगा अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जो यहाँ मौजूद 3 कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के इंटरैक्शन की वजह से भारत के सिस्मिक जोन 5 में आता है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में अक्टूबर अगस्त के महीने में असम और मेघालय के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दोस्तों, तो इसी तरह हमारा नॉर्थ ईस्ट का सफर यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। लेकिन यूपीएससी मेंस की रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपका सवाल है, डिस्कस द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।